89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक और एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आप सबका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान हमारा किसान। जी हां, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं अपने किसानों की, उनकी खेती से जुड़ी हुई बातों पर और किस तरह से वो वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर या बेहतर उपायों के साथ अगर जानकारी के साथ खेती करें तो किस तरह से वो कम लागत में या कम परिश्रम में बहुत अच्छी उपज वो पा सकते हैं। उन तमाम तरह की विधियों पर इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं और हम उनसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब वो देते हैं। हर बार हम एक अलग अलग विषय चुनते हैं और इस बार की अगर हम विषय की बात करें तो वो बहुत ही बेहद ज़रूरी विषय है हमारे किसान भाई बहनों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल का नर्सरी प्रबंधन। ये हमारा आज का विषय है और इस पे हम बात करेंगे कि किस तरह से किसान धान की जो फसल होती है उसकी जो नर्सरी तैयार की जाती है उसमें कैसे वो करें, क्योंकि ये एक ऐसे समय का काम है जहाँ पर अगर देखा जाए तो मौसम भी इस तरह का मिजाज उसका रहता है कि प्रचंड गर्मी रहती है और ऐसे में किसान भाई जब परिश्रम करते हैं, जब उनका जो कहते हैं कि माथे का पसीना जब एड़ी से टपकता है तो जो मेहनत कही जाती है वो हम उसको समझ पाते हैं। तो ऐसे में जब किसान भाई बहन मेहनत करें तो उसका फ़ायदा उन्हें मिले, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा ताकि आज हम जो जानकारी आपको देंगे उसे आप उसका इस्तेमाल करें और बेहतर उपज में उसको आप देख सकेंगे। तो आज आपको बता दें कि इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में कृषि विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है रेडियो केजीएमयू गूंज। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, जैसा कि हमने कहा कि आज हम बात करेंगे धान की फसल की नर्सरी प्रबंधन के बारे में। चावल खाना सबको पसंद होता है, इसीलिए हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो चाहते हैं कि अच्छी उपज हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस प्रचंड गर्मी में जब वो बहुत सारी तैयारियां करते हैं बेहतर उपज पाने के लिए, फिर भी वो सार्थक नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। वजह कि या तो जानकारियों का अभाव या फिर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाए जिससे जो नर्सरी है वो अच्छी तैयार नहीं हुई और फिर जब अगर हम उनके पौधा रोपण की बात करेंगे तो वहाँ पर वो सही से फसल नहीं उगा पाते हैं और काफ़ी नुकसान होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल की नर्सरी पर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर नर्सरी प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं धान की, तो इसकी आवश्यकता क्या है और कैसे करना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक, देखिए भारत में जो है धान की खेती मुख्यतः जो है रोपाई के जरिए ही की जाती है और रोपाई के जरिए धान की खेती के लिए बीज और नर्सरी का प्रबंधन जो है एक ही बहुत ही प्रमुख कार्य है। धान की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और निरोगी पौध को तैयार करना भी बहुत उतना ही आवश्यक है। इसके साथ साथ जो है अनुकूल आयु का जो पौध होता है उसकी रोपाई करने से क्या होता है कि अच्छे फसल की उत्पादन धान का लिया जा सकता है। अगर हम साधारणतः बात करें संकर धान की, तो उसकी नर्सरी का जो होता है वो 8 से 24 दिन में और सामान्य प्रजातियों की जो नर्सरी होती है वो 22 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। और नर्सरी के लिए 12 से 14 दिन पर अगर रोपाई कर दी जाती है तो पौधों में जो कल्लों की संख्या होती है वो भी अधिक बनती है और इससे उत्पादन बढ़ाने में भी जो है सहायक होती है। और यहाँ तक ये कहना होगा कि नर्सरी की उम्र जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा कल्लों की संख्या होगी और कल्लों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो पैदावार में वृद्धि की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अगर बात करें कि कितनी क्षेत्रफल में नर्सरी हमको लेना चाहिए, तो 1 हेक्टेयर के लिए जो है सामान्य प्रजातियों के लिए 1 हेक्टेयर के अगर 1 हेक्टेयर में धान की खेती करनी है तो 1 हेक्टेयर के लिए जो है केवल नर्सरी का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 750 से लेकर के 800 वर्ग मीटर का अगर क्षेत्रफल लेते हैं, या अगर कोई संकर प्रजाति का धान की खेती करना चाह रहे हैं हमारे किसान भाई तो 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करने के लिए जो है नर्सरी का क्षेत्रफल उनको सामान्यतः 800 से लेकर के 1000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल लेना चाहिए। और साथ के साथ जो है ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर कि जो है सिंचाई का अच्छा व्यवस्था हो और जिससे कि पौधों का जो है
अच्छा विकास हो सके, क्योंकि नर्सरी के दौरान जो है पौधों में अच्छा विकास हो उसके लिए समय समय पे सिंचाई की आवश्यकता होती है। और चूंकि गर्मी के दिन में हम नर्सरी लगा रहे हैं तो उसमें पौध खराब होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। इन सब बातों पे हम लोग आगे बात करेंगे जो है, बिल्कुल। लेकिन मुख्यतः ये पॉइंट्स थे जो मैं रखना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, जब हम नर्सरी प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो विचार आता है या जो समस्या किसान भाई बहनों के सामने खड़ी होती है वो होती है बीजों के चुनाव की। बिल्कुल। तो बीजों के चुनाव में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमारे किसान भाई बहनों को, उसके बारे में भी बताएं ताकि यहाँ पर उनसे कोई गलती ना हो। बिल्कुल, देखिए जैसे हम अगर धान की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहला कदम होता है कि बीज का चुनाव, क्योंकि वहीं से हम अपने खेती की धान की खेती की नींव डालने जा रहे हैं हमारे किसान भाई। तो धान की खेती के लिए सही बीज का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है, और इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि अधिक उत्पादन देने वाली जो प्रतिरोधक किस्में होती हैं ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। और बीज के जो है बेहतर अंकुरण के लिए हमेशा से ये कोशिश होनी चाहिए कि सर्टिफाइड बीज का ही चुनाव करें। जो है कुछ सावधानियां हैं जो किसान भाइयों को रखना चाहिए, जैसे कि उनके अपने क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उनका ही चुनाव करें। साफ सुथरा बीज होना चाहिए और नमी से मुक्त होना चाहिए। बीज जिस बीज का चुनाव करें वो पूर्णतः पका होना चाहिए और उसमें बेहतर अंकुरण की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है बीज को अनुशंसित जो फफूंदनाशक होता है या कीटनाशक होता है उससे उपचारित करने के बाद ही बोना चाहिए। और एक चीज़ और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बेहतर तरीके से जो भंडारित बीज हैं उन्हीं का चुनाव करें। इसके साथ साथ अगर किसान भाई हमारे बाजार से बीज को खरीद करके लाते हैं तो एक सावधानी जरूर रखें कि कोशिश करें कि सील पैक जो पैकेट हैं उनका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सील पैक जो पैकेट है उसका इस्तेमाल करने से वो किसी प्रकार की जो है मिलावट या किसी प्रकार की जो उसमें त्रुटि होने की संभावना होती है उससे जो है अपने आप को बचा सकते हैं। किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी और उनको अच्छा क्वालिटी का जो है बीज मिलेगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो किसान भाइयों को बीज का चुनाव करते समय ध्यान में जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने बताई। जाहिर सी बात है कि अगर वो सील पैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो मिलावट से अपने आप को बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर हम कुछ बाज़ार में उपलब्ध बीजों की बात करें जो बेहतर हों और उनके नाम थोड़ा सा बताइएगा, और प्रयोग दर और उसके लाभ भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह से बाज़ार में क्या क्या बीज उपलब्ध हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इंडोरामा इंडिया कंपनी के बहुत सारे बीज मार्केट में, धान के बीज मार्केट में उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ जो प्रमुख बीज हैं उनके बारे में मैं किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहला एक रिसर्च बीज आता है धान का जो कि सोना के नाम से आता है, और ये जो है 6 किलो के पैक साइज़ में बाज़ार में उपलब्ध है। और इसमें बीज की मात्रा जो है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है, 1 एकड़ की नर्सरी के लिए जो है 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और ये जो सोना वैरायटी है ये 122 से लेकर के 125 दिन के अंदर जो है पक के तैयार हो जाती है। इसके कुछ लाभ जो है, जैसे कि धान की खेती के लिए संतुलित जो सभी प्रकार की भूमि और वातावरण में ये सबसे अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। मतलब अगर टेम्परेचर और खेत की जो उसमें पीएच है और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सभी प्रकार की भूमि में जो है ये सबसे अच्छा पैदावार देने की क्षमता रखती है। और दूसरा सबसे खास बात ये होता है कि किसान भाई चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने के साथ में हम ऐसे बीज का चुनाव करें जो खाने में भी अच्छा हो। तो ये सोना वैरायटी जो है खाने में भी स्वादिष्ट है, इसकी पैदावार भी अच्छा है और अपेक्षाकृत अन्य दूसरे बीजों से जो है कम पानी में जो है ये बेहतर उपज देने की क्षमता रखती है। तो ऐसे किसान भाई जिसको कि 122 से 125 दिन की अवधि का धान का बीज लगाना है तो सोना वैरायटी का जो है चुनाव कर सकते हैं। दूसरा संतुलित जो बीज है वो रुद्रा के नाम से बाजार में उपलब्ध है
और ये 3 किलो के पैक साइज में उपलब्ध है। इसमें भी बीज की दर जो है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए। इसकी जो परिपक्वता अवधि है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 130 से लेकर के 135 दिन के बीच में इसका परिपक्वता अवधि है। और इसमें कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें जो उत्पादक कल्लों की संख्या होती है, प्रोडक्टिव टिलर्स जो बोलते हैं, उनकी संख्या अच्छी होती है, अधिक होती है। खाने में ये भी जो है रुद्रा बहुत ही स्वादिष्ट है, और अगर इसका बेहतर प्रबंधन किया जाए और मौसम जो है अनुकूल रहे तो ये किस्म जो है 24 से लेकर के 30 कुंटल प्रति एकड़ की उपज देने की आवश्यक क्षमता रखती है। और इसमें खास बात, एक सबसे बड़ी बात यह है कि धान की जो अन्य प्रचलित किस्में हैं उनकी अपेक्षा में इसमें जो चावल की रिकवरी होती है वो भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चावल की रिकवरी का मतलब ये होता है कि आप 1 कुंटल अगर धान मान लीजिए राइस मिल में कुटवाते हैं तो उसमें कितना चावल निकलता है, उसको चावल की रिकवरी बोलते हैं। तो अन्य प्रजातियों की तुलना में रुद्रा में चावल की रिकवरी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये तो कुछ जो है रिसर्च बीज थे। इसके अलावा कुछ संकर धान भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा BSHR 135 गोल्ड प्लस के नाम से है, और ये 1 किलो और 3 किलो के पैक साइज़ में उपलब्ध है। और चूंकि ये हाइब्रिड बीज है तो इसका जो बीज दर है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और इसकी जो परिपक्वता अवधि है वो 130 दिन से लेकर के 135 दिन के बीच में है। इसके जो प्रमुख, ये इस बीज को लगाने के जो प्रमुख लाभ हैं वो जैसे कि संकर धान की में जो है सबसे अधिक उपज देने वाली ये सबसे प्रचलित किस्म है, इसकी उपज सबसे ज़्यादा होती है। और ये भी जो है सोना की तरह ही धान की खेती के लिए संतुलित जो है सभी प्रकार की भूमि और वातावरण में अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ी बारिश कम हुई, या कई बार होता है थोड़ी बारिश ज़्यादा हो गई, या मिट्टी उस तरीके से उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी तरीके की कंडीशंस हैं। ऐसे सारे कंडीशंस में ये जो है बेहतर जो है उपज देने की क्षमता रखती है। और इस प्रजाति का BSHR 135 गोल्ड प्लस जो प्रजाति है, इसका अगर बेहतर प्रबंधन किया जाए और अनुकूल मौसम मिले तो यह भी प्रजाति 26 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल तक की जो है प्रति एकड़ की उपज देने की ये क्षमता रखती है। और साथ के साथ चूँकि इसकी लंबाई जो होती है, पौधे की लंबाई अभिषेक ये थोड़ा मध्यम लंबाई का होता है, तो उसकी वजह से ये जो है गिरने के प्रति जो है प्रतिरोधी होती है, मतलब गिरती रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई और जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है, कटाई हो रही होती है, उस समय अगर बारिश हो गया तो उस समय धान गिर जाता है। और धान गिर जाने की वजह से किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर चूहे लग जाते हैं, या दूसरे अगर धान फूल वाले अवस्था में है तो उसमें जो दाने अच्छी तरीके से नहीं भरते हैं, जिसको पहिया बोलते हैं, पहिया की मात्रा ज़्यादा अनफिल्ड ग्रेन जो जिसमें कि दाने का भराव नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। तो चूंकि ये मध्यम लंबाई का होने के कारण गिरने के प्रति भी ये प्रतिरोधी है, और अपेक्षाकृत कम पानी में भी ये बेहतर उपज देने की क्षमता रखती है। और एक जो सीका बीमारी होती है जिसको गालबीज बोलते हैं, उससे लड़ने की क्षमता होती है। तो ये बहुत सारी खूबियों से भरा हुआ ये संकर धान की वैरायटी है BSHR 135 गोल्ड। जिन किसान भाइयों को 130 से 135 दिन की अवधि वाला धान अगर चाहिए तो उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे उपयुक्त जो है ये संकर धान होगा। इसके अलावा कुछ कम दिन का संकर धान जैसे BSHR 115 गोल्ड के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, वो 1 किलो के साइज़ में है। और चूंकि ये भी संकर धान है, हाइब्रिड है, तो इसका भी बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ है। इसमें खास बात यह है कि इसकी जो परिपक्वता अवधि है, मतलब पकने का जो समय है, ये केवल 115 से 122 दिन का समय लेता है। तो ये ऐसे एरिया में किसान भाई उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे कि धान का फसल काटने के बाद लोग आलू की फसल, जल्दी में आलू वाली फसल लेते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उनको आलू की फसल लेनी है, ठीक है, या जल्दी में जो है सरसों की फसल लेनी है, तो ऐसे समय के लिए जो है
ये BSHR 135 गोल्ड का चुनाव कर सकते हैं हमारे किसान भाई। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि धान और आलू फसल चक्र के लिए सबसे उपयुक्त जो है प्रचलित संकर धान है। इसके दाने जो है चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं और एक समान पकने वाली बालियां होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि इसमें लंबे समय तक कभी कोई बाली पकी कोई नहीं पकी है, तो सारी एक समान पक जाती हैं और अपेक्षाकृत कम पानी में ये जो है बेहतर उपज देने की क्षमता रखती है। और इसके साथ साथ जो है बेहतर प्रबंधन और अनुकूल मौसम में जो है शीघ्र पकने वाली ये सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है संकर धान है। ठीक है, तो हमने आपको 2 रिसर्च वैरायटी के बारे में बताया, जिसमें मैंने सोना बताया आपको और रुद्रा बताया, और 2 हाइब्रिड, एक BSHR 135 गोल्ड प्लस और एक है BSHR 115 गोल्ड। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ सुगंधित धान की भी वैरायटी बाजार में है, जैसे कि बासमती का PB 1121 के नाम से उपलब्ध है और ये 5 किलो के पैक साइज में उपलब्ध है। इसमें बीज दर किसान भाइयों को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का रखना चाहिए। इसकी परिपक्वता अवधि थोड़ी सी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत अन्य धान की किस्मों से, और ये करीब 140 से 145 दिन का समय लेता है। और इस किस्म के जो चावल के दाने होते हैं वो लंबा होता है और पतला होने के कारण ये निर्यात करना अगर है, बाहर बेचना जो होता है वो उसमें सबसे आसानी होती है और निर्यात करने के लिए सबसे पहली पसंद भी होती है। इसके जो चावल होते हैं वो खुशबूदार होते हैं, खाने में स्वादिष्ट होता ही है बासमती, आप सभी लोग जानते हैं, और अच्छी मांग के कारण जो है इसका बाजार भाव भी जो है किसान भाइयों को बेहतर मिलता है। आखिरी जो बासमती है की वैरायटी जो मुझे ध्यान में आ रही है वो PB 1718 के नाम से बाजार में उपलब्ध है और ये भी 10 किलो के पैक साइज में उपलब्ध है। बीज दर किसान भाइयों को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना चाहिए और परिपक्वता की अगर बात करें तो ये 136 से लेके 138 दिन में ये जो है परिपक्व हो जाती है। और इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि ये प्रचलित बासमती की संशोधित किस्म है और इसका भी चावल लंबा और पतला होने के कारण निर्यात के लिए सबसे पहली पसंद है। इसके चावल खुशबूदार होते हैं, खाने में स्वादिष्ट होते हैं। रोग और कीट के प्रकोप जो बासमती की अन्य प्रचलित किस्मों की अपेक्षा थोड़ा सा इसमें कम लगता है और बेहतर प्रबंधन किया जाए और अनुकूल मौसम रहे तो ऐसे स्थिति में 18 से 22 कुंटल जो है प्रति एकड़ उपज देने की क्षमता ये जो है किस्म रखती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारे बीजों के नाम बताएं डॉक्टर साहब, जो अगर हमारे किसान भाई बहन इस्तेमाल करेंगे तो एक तो बेहतर उपज प्राप्त कर सकेंगे कम लागत में, और बहुत सारे आपने ऐसे भी बीजों के नाम बताए जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं और जिनमें खुशबू भी आती है, जैसे बासमती का आपने जिक्र किया। हाँ, खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो अगर उसकी खेती वो करेंगे तो ज़्यादा उसकी डिमांड होने की वजह से थोड़ा सा आर्थिक लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। अगर बीजों की मात्रा की अगर हम बात करें सर, जैसे जब नर्सरी तैयार की जाती है, प्रबंधन किया जाता है, तो बीजों की मात्रा और बीजों के उपचार ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय बन जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हाइब्रिड किस्म का चुनाव करते हैं तो हाइब्रिड किस्म में 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की मात्रा लेनी चाहिए। अगर बासमती किस्म का चुनाव करते हैं तो उस दशा में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का मात्रा लेना चाहिए। अगर SRI पद्धति से जो है खेती करना है तो उसमें जो है 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और अगर सीधी बुआई करना है या जिसको बोलते हैं DSR डायरेक्ट सीडेड राइस, ऐसी पद्धति से अगर बुआई करना है तो उस दशा में किसान भाइयों को 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लेने की आवश्यकता होती है। जी, अच्छा, बीज उपचार के बारे में भी हमने आपसे पूछा था, तो बीज उपचार कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए धान की खेती में जो है बीज का उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है और इसमें किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले जो है 10 लीटर पानी में जो है नमक जो है डाल करके जो है अच्छी तरह घोल बना लेने और उसमें फिर आधा किलो या 1 किलो बीज जो है डाल दें और पानी की सतह पर जो भी बीज अगर तैर रहे हैं तो उनको छन्नी से सबसे पहले तो छान लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे बीजों को, वो अनफिल्ड ग्रेन्स हैं, उनमें अंकुरण नहीं आएगा तो उनको छान करके बाहर कर देना चाहिए। अब बाकी जो बचा हुआ जो तलहटी में बैठ गया है जो बीज, उस बीज को उपचारित
करना चाहिए। उपचार जो है हमारे किसान भाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसका रासायनिक तरीके से बीज का उपचार हो गया और एक जो है जैविक बीज का उपचार हो गया। तो रासायनिक तरीके से बीज का उपचार करने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि मेंडर नाम की एक दवा आती है, वो 2 से 3 ग्राम दवा ले करके जो है 1 किलो बीज में जो है 1 किलो बीज को लेकर के अगर उपचारित कर देते हैं तो धान में जितने फफूंदी जनित रोग होते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन हो गया या रूट रॉट हो गया, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, ये सब इन सब का जो है बहुत प्रकोप होता है। तो इन सब बीमारियों से, इन सब रोगों से अगर हम मेंडर से उपचार करते हैं तो हम अपने फसल को जो है इन बीमारियों से सुरक्षित बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई चाहें तो जैविक बीज का उपचार भी कर सकते हैं और जैविक बीज उपचार के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की जो है 10 ग्राम मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में घोल बना लें और इस घोल में जो है प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा लेकर के रात भर भीगने के लिए छोड़ दें और सुबह उस बीज को निकाल करके छाया में उसको रख सकते हैं। उसके बाद जो है अंकुरित करके जो है और सीधे नर्सरी में उसको लगा सकते हैं। सर, नर्सरी कब लगाना चाहिए, ये समय भी क्या बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें? बिल्कुल, देखिए जैसे जो लंबे ड्यूरेशंस की वैरायटी हैं, जो लंबे समय लेती हैं और जो कम समय लेती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से नर्सरी का समय निर्धारित किया जाता है और अच्छे उत्पादन के लिए जो है धान की नर्सरी सही समय पर लगाना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए समय पे धान की रोपाई, इससे क्या होगा कि आप समय से जो है धान की रोपाई भी हमारे किसान भाई कर पाएंगे। तो कम समय में जो पकने वाली हाइब्रिड किस्में होती हैं उनकी नर्सरी जो है मई के दूसरे सप्ताह से लेकर के जो है 30 जून तक हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और जैसे जो मध्यम अवधि की हाइब्रिड किस्में होती हैं उनकी नर्सरी जो है मई के दूसरे सप्ताह तक लगाना चाहिए जो है। और अगर बासमती किस्मों की बात करें तो बासमती किस्मों की नर्सरी जो है जून के पहले सप्ताह में किसान भाइयों को लगा देना चाहिए। अगर इस समय पे नर्सरी तैयार करेंगे तो जो उसका पौधा तैयार होगा वो बढ़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे यहाँ पे डॉक्टर साहब, जैसे नर्सरी जब लगा रहे हैं तो क्या कुछ मुख्य विधियाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए या ध्यान दिया जाए ताकि नर्सरी जो हमारी तैयार हो वो अच्छी हो? देखिए अभिषेक, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये आज इस टॉपिक पे सबसे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने आज मुझसे पूछा है जी। क्योंकि गर्मी के मौसम में अभी जो जिस तरीके से वातावरण का तापमान चल रहा है, ऐसे समय में अपने नर्सरी को कैसे, नर्सरी का प्रबंधन कैसे करें, उसको किस तरीके से लगाएं कि हमारे नर्सरी में जो धान का अंकुरण है वो अच्छा आए और हमारी नर्सरी जो है ज़्यादा गर्मी से जले नहीं, नुकसान ना हो और हमारी पौध अच्छी तरीके से तैयार हो। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है नर्सरी लगाने की तमाम सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियों पे बात करेंगे। जैसे अपने यहाँ जो सबसे प्रचलित विधि है उस विधि में किसान भाई क्या करते हैं कि वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जिसमें नर्सरी लगानी है, उस खेत की जुताई कर लिया और जुताई करने के बाद उसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद उसमें पडलिंग कर दिया, पडलिंग करने के बाद जो है जब उसमें जो है और पानी में जो है धूल के कण जो है जब बैठ जाते हैं तो उसमें अंकुरित जो नर्सरी होती है और वो किसान भाई हमारे डालते हैं, ठीक है। तो ये एक होता है, ये विधि एक है जो सबसे कॉमन विधि है जिसको बोलते हैं कि फ्लैट, मतलब पानी में जो है ना कोई बेड और या इस तरीके का कुछ नहीं बनाते हैं, समतल भूमि में ही जो है पानी भर के और पडलिंग करके और किसान भाई उसमें नर्सरी लगाते हैं, ठीक है। ये सबसे कॉमन विधि है जो हमारे यहाँ लगाई जाती है। लेकिन इस विधि में अब बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आने लगी हैं। इस विधि में मैंने प्रैक्टिकली मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इस विधि से जो किसान भाई नर्सरी लगाते हैं ऐसे मौसम में उनकी नर्सरी में अंकुरण कम आने की कई बार शिकायत होती है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता है कि जो हम धान खरीद करके लेकर के आए हैं उस धान में खराबी है या फिर हमारे लगाने की विधि में कहीं गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से हमारे नर्सरी में सबसे पहले तो अंकुरण कम आया। और जो नर्सरी में अंकुरण आ भी गया कई बार तो नर्सरी कई बार जल जाती है, इतने ज़्यादा गर्मी हो जाता है कि उस दशा में नर्सरी कई बार उनकी जल जाती है, ख़राब हो जाती है। अब उसी खेत के लिए दूसरी बार जब नर्सरी लगाएंगे तो सबसे पहला आर्थिक नुकसान तो ये होगा कि बीज वो खराब हो गया, खेत की तैयारी किए वो सारा खराब हो गया। अब जब दूसरी बार किसान भाई हमारे नर्सरी लगाएंगे तो
समय भी तब तक बीत चुका होगा कुछ, तो अब लेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस विधि से बचने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है जो बेड विधि होती है। उस विधि से अगर किसान भाई हमारे नर्सरी लगाएं तो अच्छा अंकुरण पा सकते हैं और अच्छा जो है नर्सरी कम समय में तैयार कर सकते हैं। इस विधि में बहुत ही सिंपल विधि है, इसमें कुछ नहीं करना है। बेड विधि में इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहाँ पर जो है पानी का संपूर्ण साधन हो, और इस विधि से नर्सरी जो तैयार करते हैं वो करीब 22 से 24 दिन में जो है नर्सरी धान की रोपाई करने लायक तैयार हो जाती है। इसमें अभिषेक ये करना चाहिए कि 1 मीटर चौड़ाई का बेड किसान भाई हमारे बना लें, जो 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा जो है 1 मीटर चौड़ाई का बेड बनाना है। ठीक है, चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है, और बेड के दोनों तरफ में नालियाँ होंगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक बार खेत में पानी डाल दिया, पानी को बेड के ऊपर तक लेकर के जाना है। शुरुआत में पानी को बेड के ऊपर तक लेकर के गए, अब उस बेड पे जो है कोई पाटा लगा करके या ऐसे मैनुअल तरीके से उस बेड पे पाटा लगा करके थोड़ा सा समतल उसको कर लेना है, क्योंकि बेड के ऊपर पानी गया है और उसी पानी में अगर हम धान का बीज डाल देंगे तो चूंकि ऊपर की मिट्टी जो भुरभुरी होती है तो बीज डालेंगे तो थोड़ा गहराई में चली जाएगी, तो बाद में उसको उखाड़ने में या अपरूट करने में समस्या आएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए 1 मीटर चौड़ाई का 15 सेंटीमीटर ऊंचा ऐसे खेत में आप बेड्स बना लीजिए। ठीक है, और बेड बनाने के बाद उस पूरे खेत में पानी डाल दीजिए। पानी जब भर जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद बेड के ऊपर पाटा हल्का सा मैनुअल तरीके से किसी पाटा से लेकर के पटरा लेकर के या कुछ भी लेकर के उसके ऊपर जो है आप जो है एक पाटा लगा दीजिए। और जब खेत का पानी सिर्फ नालियों में बचे, मतलब बेड के ऊपर पानी ना रहे, वो पानी उतर करके नालियों में आ जाए, बेड के ऊपर कोई पानी ना हो, शाम के समय में आपको जो है उस बेड के ऊपर जो है अपने अंकुरित जो बीज है उसकी बुआई कर देनी है। अब इसमें करना क्या है कि अगले दिन से या जब तक कि नर्सरी हम तैयार करते हैं तब तक कि जो पानी हम चलाएंगे वो सिर्फ नालियों में चलाएंगे। तो इसका फायदा अभिषेक ये होता है कि जब हम नालियों में सिर्फ पानी देंगे तो पानी रिस करके बेड पे नमी तो बनाए रखेगा, लेकिन हमारी जो नर्सरी है उसके जड़ों तक पानी डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अभी नॉर्मल कंडीशन में जिस तरीके से नर्सरी हमारे किसान भाई लगाते हैं उस दशा में क्या होता है कि जैसे पानी लगाए खेत में, अब पानी अगर थोड़ा सा बच भी गया खेत में और इतनी ज़्यादा गर्मी है, उस दशा में पानी एकदम खौलने लगता है और उस खौलते पानी में नर्सरी जल जाती है या नर्सरी का जो है उसमें कल्ले जो है नहीं निकल पाते हैं, तो नुकसान होता है। तो ये जो बेड विधि है इसमें नर्सरी आपकी जो है 22 से 24 दिन में तैयार हो जाएगी और अच्छी नर्सरी तैयार होगी। तीसरी विधि है जिसको बोलते हैं डेपोग मेथड से नर्सरी लगाना, और इस मेथड से जो है शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए इस विधि से नर्सरी तैयार की जाती है। और ये जो विधि होता है बेसिकली फिलीपींस में विकसित की गई थी और ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश के किसान भी इस विधि से धान की पौध तैयार करते हैं और इसके साथ साथ इस विधि में बिना मिट्टी के अभिषेक जो है धान की नर्सरी तैयार की जाती है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होता है कि एक समतल बेड बना लेते हैं और समतल बेड बना करके उसके ऊपर पॉलीथीन की सीट बिछा दी जाती है जिस पे करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर ऊंची खाद की परत बनाई जाती है और उन पे बीजों की बुआई कर दी जाती है। और बीजों की बुआई करने के बाद नमी रखने के लिए ऊपर से पानी का छिड़काव कर देते हैं और इस विधि में जो है 10 से 14 दिन में जो है नर्सरी तैयार हो जाती है। चौथी और आखिरी विधि जो है एक ज़्यादा प्रचलित विधि है, वो उसको SRI विधि बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में श्री विधि भी बोलते हैं। और ये धान की खेती करने के लिए सबसे आधुनिक विधि है और इसके लिए सबसे पहले 20% वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, 70% मिट्टी लेते हैं और 10% जो है भूसी या रेत का जो है एक मिश्रण बना लेते हैं। अब एक प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है वो उसको बिछा दिया जाता है और ये जो मिश्रण बनाए हैं वो एक जो है उस मिश्रण को जो है उठी हुई क्यारी के रूप में बना लेते हैं और उपचारित जो बीज होता है सीधा उपचारित बीजों को इनके ऊपर बुआई कर दी जाती है। और बुआई करने के बाद बीज को थोड़ा सा मिट्टी के जो है एक महीन परत से जो है ढक देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे पानी भी देते हैं। और श्री विधि से जो नर्सरी तैयार की जाती है इसमें 8 से 12 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है और जब पौध में जो है 2 पत्ती आ जाता है उस समय इसकी जो है रोपाई कर देते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी विधियां बताई कि किस तरह से नर्सरी की तैयारी करनी चाहिए। उसमें जाहिर सी बात है कि किसान भाई बहन ध्यान देंगे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब धान की रोपाई करने हम जाएं तो उस समय जो सही नर्सरी की उम्र होनी चाहिए वो लगभग कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो श्री विधि से धान की रोपाई, धान की पौध तैयार की जाती है, इसमें तो 8 से 12 दिन की जो नर्सरी होती है उस समय 2 पत्ती की अवस्था में होती है, उसकी सीधे रोपाई की जाती है। लेकिन अगर आइडियल नर्सरी की उम्र की बात करें तो 22 से 25 दिन की नर्सरी का ही रोपाई किसान भाइयों को करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर जैसे जैसे 25 दिन से ज़्यादा की नर्सरी होती जाती है, ऐसी दशा में क्या होता है कि उसकी पैदावार फिर घटती चली जाती है, क्योंकि नर्सरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके जो उसमें जो कल्ला आने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये चाहिए कि 22 से 25 दिन की नर्सरी की रोपाई जो है अपने खेत में करें। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी आज बताया है धान की फसल से संबंधित या नर्सरी प्रबंधन से संबंधित, हमारे किसान भाई बहन उसको याद रखेंगे और इस बार जब वो धान की फसल की बुआई करेंगे, रोपाई करेंगे, तो इन सब बातों को ज़रूर वो अपनी उसमें खेती में लागू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक। तो फिलहाल दोस्तों, खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा सबसे खास कार्यक्रम देश किसान हमारा किसान, जो कि इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक प्रायोजित कार्यक्रम है।